लाइव है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और बड़ी ही बेहद शानदार अंदाज में आप सभी अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आशा करता हूं कि पूरी मेहनत, ईमानदारी के साथ आप अपना समय अपनी पढ़ाई को दे रहे होंगे, जो कि आवश्यक भी है। अगर आप सारे विषयों की थ्योरी, फिर उनकी प्रैक्टिस और रिवीजन करना चाहते हैं तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब आप एक अच्छा समय अपनी पढ़ाई को दे पाएं। तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी। तो हम परसों की क्लास के एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हालांकि नया चैप्टर चलेगा। तो परसों हमने फिनिश किया ग्रेविटेशन को। ग्रेविटेशन में हल्का सा 5 मिनट का बचा है, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। बट आप मुझे इस प्रश्न का आंसर करिए कि पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग का मान कितना है। पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग का मान कितना है। पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग का मान कितना है, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अर्थ क्या होती है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं मेरे पास। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.94 मीटर पर सेकेंड। बताइए इस प्रश्न का एक बार सभी आंसर बताएंगे। आज कम से कम 2 घंटे में 2 घंटे संभव नहीं है, क्योंकि 9 बजे से दूसरी क्लास है। तो 8 से 9 ही आपका संभव है। 9 बजे आपकी दूसरी क्लास हो जाएगी। तो जब तक आप एक अच्छा खासा समय का हिस्सा अपनी पढ़ाई को नहीं देंगे, तब तक कुछ ना कुछ तो छूटेगा। कोई क्लास छूटेगी, कोई प्रैक्टिस करनी छूटी हो जाएगी, कोई आपका रिवीजन छूट जाएगा, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। इसलिए एक समय का बड़ा हिस्सा आप अपनी पढ़ाई को देते रहिएगा। तो अब देखो, वही हमेशा की तरह बात है कि बहुत सारे बच्चे उस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसके लिए मैंने परसों जोर दे दे के कहा था। तो जो बच्चे आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रिवीजन नहीं करके आए हैं, या उन्होंने क्लास को बहुत सिंसियरली तो नहीं लिया था। क्योंकि कहने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर कहीं ना कहीं समस्या है आपके, या तो रिवीजन में या सिंसियरिटी में। अटेंटिविटी में दिक्कत है, आप अटेंटिव होकर क्लास नहीं ले पा रहे भाई। कक्षीय वेग 11.2 नहीं होता है। ये 11.2 जो है आपका, ये होता है पलायन वेग। ये होता है आपका पलायन वेग, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। ये है आपकी एस्केप वेलोसिटी। कक्षीय वेग जो होता है वो होता है 7.9। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है वो सी रहेगा, 7.9। ए और बी में ही बहुत सारे बच्चे उलझ रहे हैं। हालांकि 80% बच्चों का सी आंसर है, बट ए और बी मतलब आप क्यों आंसर कर रहे हैं? ये तो कुछ है ही नहीं। 11.2 मीटर पर सेकंड नहीं होता है, यूनिट देखो किलोमीटर पर सेकंड है। तो एग्जामिनर आपको उन बातों में भी कंफ्यूज कर सकता है जो आपको आती हैं, जब तक आप किसी प्रश्न को ध्यान से नहीं देखते हैं। तो एक बहुत बड़ी सीख आपके अंदर ये होनी चाहिए कि आने के बाद तो सवाल गलत ना ही हो, नहीं तो फिर कोई बचाने वाला आपको पैदा नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप एक बार आंसर किया करिए। तो पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग की वैल्यू 7.9 होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 होगी। ये आपकी एस्केप वेलोसिटी है मून के लिए, यानी चंद्रमा के लिए। चलो, तो उस दिन हमने क्या देखा? उस दिन हमने देखा था कि अगर हम देखें पृथ्वी के लिए, उस दिन के पहले को फिनिश करते हैं। पृथ्वी के लिए फॉर अर्थ, अगर आपको याद हो तो पृथ्वी के लिए हमने देखा था कि जो पलायन वेग है, पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, इसकी वैल्यू थी इसको दिखाते हैं हम वी ई से, और इसकी वैल्यू थी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जो कक्षीय वेग था, कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये रही थी आपकी 7.94 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, इसको दिखाते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को वी ओ से। तो यहां पे लिख देना आप वी ओ, वी ओ।
वी ओ। अब देखो एक रिलेशन देखने को मिलता है, क्या रिलेशन, बड़ा ही खूबसूरत सा रिलेशन, कि अगर आप देखें तो जो 11.2 है ये आपको कब मिलेगा, जब आप 1.414 की गुणा कर देंगे किसमें, 7.94 में। ठीक है, ये मैथमेटिकली है, ये तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा कि ये कब मिलेगा आपको, 11.2 वैल्यू कब मिलेगी, जब 7.94 में 1.414 की गुणा करोगे। ये तो मैथ है, सिंपल मैथ है। अब देखो ये क्या है, ये है आपकी एस्केप वेलोसिटी, और ये किसकी वैल्यू होती है, √2 की, और ये क्या है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एक सवाल आएगा कि बताओ एस्केप और ऑर्बिटल यानी कि कक्षीय और पलायन वेग में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप कहेंगे कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो √2 टाइम्स है ऑर्बिटल वेलोसिटी के। एक बार प्लीज नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लास्ट टॉपिक इसमें बस बचा हुआ था, जिसके लिए मैंने कहा था कि ये 5 मिनट का टॉपिक इसमें एक बचा हुआ है। देखो भाई, आप अगर मुझसे आंसर करें कि ये कैसे आया, तो मैंने आपको हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रखी है कि आप इसके अलावा, इस स्लाइड के अलावा मत पूछा करो ये कैसे आया, इस चीज़ को जानने में आधा घंटा लगेगा, इसको जानने में आधा घंटा लगेगा, और कोई गारंटी नहीं है आपको समझ में आए, क्योंकि फॉर्मूले चलेंगे, बहुत ढेर सारी डेरिवेशन याद फिर भी आपको करनी है। पेपर में कोई निकाल के थोड़ी देखोगे, आधा घंटे ड्राइव करके थोड़ी देखोगे, डेरिवेशन करके थोड़ी देखोगे, आपको तो डायरेक्ट याद रखना है। तो आपके कोई ऐसे प्रश्न पूछने की गुंजाइश ही नहीं बचती है कि आप ये पूछो कहाँ से आया, तो वो नहीं डिस्कस कर सकते हम यहाँ पे। तो जैसे ही आपसे सवाल नहीं बताया गया तो आपके नए नए बात आने लग गई कि याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। भाई याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, इसका सबसे बड़ा रामबाण इलाज है कि आप रिवीजन करिए। कल क्लास नहीं हुई थी, आपको रिवीजन करना चाहिए था। आप खुद अब से दिल से पूछो कितने बच्चों ने रिवीजन किया, 8 से 9 नहीं किया होगा। तो जिसने रिवीजन किया है उसको याद होंगी चीज़ें, और जो नहीं करेगा रिवीजन उसको नहीं होंगी याद चीज़ें। रिवीजन एक मैं तो कह रहा हूँ जहर है, जिससे देख के बड़ा डर लगता है रिवीजन, अरे यार ये तो कल ही पढ़ो, आत्मा कहेगी ये तो तुझ पे आवे, लेकिन नहीं आता वो, ये छल है, दिखावा है। देखो आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो, उसमें एक रस मिल रहा है, किसी भी काम को पहली बार करो उसमें एक रस मिलता है, आनंद आता है। दोबारा करो मज़ा नहीं आएगा, मन नहीं करेगा। लेकिन रस मिलने से, अच्छा लगने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, सिलेक्शन होते हैं जब आपको चीज़ें याद रहें, और याद रहेंगी जब आप बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि इसका एक पार्ट है उपग्रह, जिसमें 2 तरह की सैटेलाइट आती हैं, एक आपकी GSLV, एक आपकी PSLV, एक तुल्यकालिक उपग्रह और एक आपका ध्रुवीय उपग्रह। तो क्या जियोग्राफी में कवर हो जाता है वो, एक बार ये बताइए, क्योंकि मैंने देखा है वो तो जियोग्राफी में कवर हो ही जाता है। अगर हो जाता है तो ठीक है, और मुझे पढ़ाना हो तो बताइए। उसमें बस ये बताया जाएगा कि तुल्यकालिक उपग्रह, आपको याद दिला दूं अगर आपने पढ़ा हो तो, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं वो पृथ्वी की इस प्रकार से गति करती हैं, और ध्रुवीय उपग्रह इस प्रकार से गति करती हैं। ये पृथ्वी के आसपास पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाते हैं, ये 84 मिनट में लगाते हैं। इनकी दूरी 36,500 होती है, इनकी दूरी फिक्स नहीं है। तो ऐसा कुछ आपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्या ये आपने जियोग्राफी में पढ़ लिए हैं? नहीं पढ़े हैं, ठीक है मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखिए तो फिर इस पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो अगला मुद्दा आपका सैटेलाइट ही रहेगा, अगला मुद्दा आपका उपग्रह ही रहेगा। सैटेलाइट, उपग्रह। देखिए उपग्रह पहले तो समझो क्या होता है, किस चीज को हम उपग्रह कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल उपग्रह का संबंध ग्रहों से ही है। उपग्रह आप किसी भी ऐसी वस्तु को कह सकते हैं जो एक वस्तु के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जैसे आपकी जब शादी हो जाएगी तो आपको डर के मारे अपनी बीवी के चारों ओर चक्कर लगाते रहने पड़ेंगे, तो आप अपनी बीवी का एक उपग्रह हो। ऐसे ही अगर आप सोलर सिस्टम में देखें तो सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा, जो कि सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगा ही रहा है, वो पृथ्वी के चारों ओर भी लगा रहा है। तो चंद्रमा पृथ्वी का भी उपग्रह है, सैटेलाइट है अर्थ की भी, और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो सन की भी एक सैटेलाइट है, सूर्य का भी एक उपग्रह है।
तो उपग्रह क्या होता है? कोई भी ऐसा ग्रह जो किसी दूसरे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो उपग्रह की डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाएगी, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि उपग्रह कितने तरह के होते हैं। तो देखो भाई, उपग्रह होते हैं दो तरह के। एक तो होते हैं आपके प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट। समझते रहना हर एक चीज को, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। पीएसएलवी जीएसएलवी से पर्दा ही उठ जाएगा। नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट क्या है? एग्जाम्पल है जैसे कि सभी ग्रह सूर्य के उपग्रह हैं। सभी ग्रह सूर्य के उपग्रह हैं, यानी कि ऑल planets are satellite of sun। satellite of sun। तो देखो, जो प्रकृति ने बनाए हैं, जो नेचर ने बनाए हैं, जो प्रकृति ने बनाए हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं? प्राकृतिक उपग्रह हैं। लेकिन हमें जो मौसम की जानकारी देते हैं, जो हमने कक्षीय वेग में पढ़ा था, आपने देखा होगा कि हम लोग भी अपने उपग्रह भेजते हैं, चाहे वो हम पृथ्वी के आसपास भेजें, चाहे वो हम दूसरे ग्रहों के आसपास भेजें। तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे ऐसे उपग्रह जिन्हें हम पृथ्वी के आसपास भेजते हैं। तो अगर हम कोई उपग्रह बना रहे हैं, इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज को क्या बोलते हैं? प्रकृति द्वारा प्राकृतिक, और इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कृत्रिम। क्लियर है? तो ये क्या हो जाते हैं आपके कृत्रिम उपग्रह, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गए आपके कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब देखिए भाई, कल क्लास नहीं हुई थी, कल की पीडीएफ इसलिए नहीं डलेगी, मेरी तबीयत खराब थी तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। तो कल की पीडीएफ इसलिए नहीं डली होगी। कृत्रिम उपग्रह क्या है कि जो पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? हम उन्हें घुमाते हैं। किस लिए? ताकि हमें मौसम की जानकारी मिलती रहे। आपका जितना भी दूर संचार होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है, सब किसकी मदद से होता है? सब सैटेलाइट की मदद से होता है। कैसे होता है? देखो, जैसे मानो ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपकी उनका घर है, यहाँ सैटेलाइट है। तो जब आप फोन नंबर मिलाते हो, तो ये आप हो, आपके उनका घर ये है, तो आप इनके घर का फोन नंबर मिला रहे हो, इनका फोन नंबर मिला रहे हो। तो नंबर क्या है? दरअसल में एक पता है, एड्रेस है। आपने क्या करा, आपकी जो बात है वो कहाँ जाएगी? टावर के पास। मान लो एक्सचेंज यहाँ है, टावर यहाँ है आपके फोन का, आपके नजदीक में। ये टावर इसको भेज देगा सैटेलाइट को, और सैटेलाइट इसको भेज देगी आपकी उनके घर के नजदीक टावर पे, और ये टावर से संकेत यहाँ चला जाएगा। जो भी आपने बात कही वो आपके टावर पे, टावर से सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से टावर पे, टावर से उनके यहाँ तक। तो ये किसकी मदद से हो पाता है? आपका सोना बाबू किसकी मदद से हो पाता है? ये सब सैटेलाइट की मदद से हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम सैटेलाइट को पृथ्वी के आसपास भेजते हैं। अब देखो, इसमें भी सैटेलाइट को भेजने के भी दो तरीके हैं। कौन कौन से हैं? आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलूं, क्योंकि यहाँ पे उतनी जगह नहीं है। हाँ, मैं अब ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नोट्स बनाना जरूरी है भाई, बिल्कुल जरूरी है नोट्स बनाना। आप मैं तो हमेशा आपसे कहता हूँ नोट करो, आराम आराम से लिखवाता भी हूँ। तो मेरी क्लास में मुझे नहीं लगता आपको कोई नोट्स बनाने में समस्या आएगी। आप नोट्स जरूर बनाइए। सूरज का बर्थडे है, बहुत सारी बर्थडे की शुभकामनाएं, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि अगली साल तक आप, मतलब आपका जो अगला बर्थडे आए वो आपकी वर्दी में हो। सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मन नहीं लगता है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सबका, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन लगता है, आपका नहीं लगता, कोई समस्या नहीं है। हो सकता है कि आपके घर परिवार में पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी स्थितियाँ ठीक होंगी, पिताजी के पास खूब ढेर सारा पैसा होगा, या मम्मी के पास होगा, कहीं भी होगा, माताजी जॉब करती होंगी, पिताजी जॉब करते होंगे, आपके पास शायद ठीक पैसा होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास, बेचारों के पास कुछ है ही नहीं, उनको तो बस ये कलम की मदद से ही अपने घर परिवार की स्थितियाँ बदलनी है। बहुत लाइन लगा के बैठे हैं जिनका मन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीट खाली नहीं जाएगी, आप चिंता मत करो। आपका ऐसा लग रहा हो क्या, ऐसा ना हो मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा और रेलवे की सीट खाली चली जाए तो देश को नुकसान हो जाएगा। नहीं होगा, इस चीज़ का मैं जिम्मेदार मैं हूँ। चलो, तो हेडिंग डालेंगे कृत्रिम उपग्रह।
आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और शायद इसमें डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है हमें कि ऐसे उपग्रह जो मनुष्य के द्वारा भेजे जाते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और यहाँ से कोई सवाल भी नहीं आएगा कि इसकी परिभाषा बताओ। लेकिन देखो, एक बात है कि जब हम पृथ्वी के आसपास ग्रह भेज रहे हैं तो मुझे ये बताओ, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ये पृथ्वी है और इसके आसपास ये एक उपग्रह है, ये हमने एक उपग्रह भेज दिया, यहां छोड़ा हुआ है हमने एक उपग्रह। तो आप ये बताओ कि क्या ये उपग्रह ही पूरी पृथ्वी पे नजर रख लेगा? देखो, डायग्राम से ऐसे मत देखो, इससे समझो। जैसे मान लो ये एक उपग्रह है, ठीक है। अब ये उपग्रह मान लो इसके चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे करके। भाई एक उपग्रह ऐसा तो है नहीं वो यहीं चला जाए यहीं चला जाए, बहुत बड़ी है पृथ्वी, बहुत बड़ी है। तो केवल ये जो उपग्रह है ये या तो ऐसे चक्कर लगा सकता है, अगर ये ऐसे चक्कर लगाएगा तो फिर इन हिस्सों पे नजर नहीं रख पाएगा। तो हमने क्या करा, हमने दो तरह के उपग्रह सेट कर दिए। एक उपग्रह को तो जिम्मेदारी दी कि तुम ऐसे घूमो, पृथ्वी के आसपास ऐसे घूमते रहिए, ठीक है, ऐसे करके ऐसे घूमते रहिए। तो ये क्या करेगा, जितने हिस्से, मान लो इतने हिस्से पे नजर रख रहा है, और हमने एक दूसरा उपग्रह ले लिया कि तुम ऐसे करके घूमो, ऐसे करके, तो बाकी हिस्से पे ये नजर रख देगा। तो हमें पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए दो तरह के उपग्रह छोड़ने पड़ते हैं। एक उपग्रह तो समझ गए आप, एक उपग्रह तो जो पृथ्वी के आसपास इस रेखा में चक्कर लगाते हैं, और दूसरे उपग्रह पृथ्वी के आसपास ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अब देखो, मैं इसी के रेफरेंस से बात करूंगा, इससे तो अच्छा समझ में भी नहीं आएगा, इसी से बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा, एक सेकंड रुको, हमने दो तरह के उपग्रह देखे, इनके नाम देखो आप। एक उपग्रह तो ये हैं, एक उपग्रह तो ये हैं कि जो पृथ्वी के आसपास इस रेखा में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के आसपास यहां चक्कर लगाएंगे, इनको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी तुल्यकाली उपग्रह। सुनना मेरी बात को, क्यों बोला जाता है। अच्छा, इनका डायग्राम भी अगर मैं बनाऊं तो उतना अच्छा आपको समझ नहीं आएगा जितना आपको ग्लोब से समझ में आ रहा होगा, बाकी हल्का सा समझाने के लिए मैं मरा देता हूं। तो आप याद रखना कि ये ग्रह कहाँ चक्कर लगा रहा होगा, पृथ्वी के ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, पीछे से निकल के आएगा, ये यहां से निकल के आएगा पीछे से, और यहां आएगा किसी समय पे, और फिर बाहर से ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे उपग्रहों का नाम हम रखते हैं तुल्यकाली उपग्रह, तुल्यकाली उपग्रह, तुल्यकाली उपग्रह, यानी कि जियो स्टेशनरी, STATIONARY, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी, भाई ऐसा नाम क्यों है इसका भैया जी? मतलब नाम से तो कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसे करके घूम रहा होगा, नाम से इसलिए ऐसा नाम है जियो स्टेशनरी। देखो, ये उपग्रह कहां घूम रहा होगा, पृथ्वी से थोड़ी दूर घूमेगा। तो पहले देखो कि जब ये उपग्रह दूर घूमेगा तो ये कब पृथ्वी पे ठीक नजर रख पाएगा। पृथ्वी किसी ना किसी चाल से घूम रही है, ऐसे करके घूम रही है, तो ये उपग्रह पृथ्वी पे बेहतर तब नजर रख पाएगा, हर एक हिस्से पे तब बराबर नजर रख पाएगा जब ये पृथ्वी के घूमने की गति से ही पृथ्वी के साथ घूमे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान के चलो तुम यहां रहते हो, ठीक है, यहां रहते हो, तुमने कॉल लगाई, तुम्हारी वो यहां रहती है मान लो। अब तुमने कॉल लगा दी, इसने कहा कि इस पोजीशन पे मैं हूं, सैटेलाइट ने, और अपने टावर को सिग्नल भेजा, लेकिन अगर इसकी चाल से नहीं मैच करती है तो पृथ्वी घूम गई, पृथ्वी थोड़ा तेज निकल जाएगी, ये बेचारा हल्का सा पीछे रह गया, तो फिर ये उस जगह पे सिग्नल प्रॉपर नहीं दे पाएगा जहां इसे देना चाहिए। तो इनकी जो चाल है वो बिल्कुल उतनी ही रखी जाती है जितनी की पृथ्वी की चाल होती है, ताकि ये बिल्कुल सही सही संकेत दे सके। अब तो तुल्यकाली का मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर इनकी चाल उतनी ही रखी जाती है तो जितने समय में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करेगी उतने समय में ही ये भी एक पूरा चक्कर करेगी। तो तुल्यकाली का तो मतलब है कि ऐसे सैटेलाइट जिनका समय
बिल्कुल पृथ्वी के समय से मैच खाता है। और इंग्लिश में जियो स्टेशनरी का मतलब है कि जो पृथ्वी से देखने पर रुकी हुई लगे। जियो मतलब पृथ्वी, स्टेशनरी माने स्टेशनरी, रुकी हुई है। तो अगर कोई चीज बराबर चाल से घूम रही है और तुम इस पे बैठ के पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी आपको रुकी हुई लगेगी, इसलिए हिंदी में इसका नाम जियो स्टेशनरी होता है। ठीक है, तो देखो इससे सवाल क्या क्या बनते हैं। पहला सवाल इससे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। पहला सवाल सीधा ये बनेगा, तुल्यकाली उपग्रह का टाइम पीरियड कितना होता है। तो डेफिनेट सी बात है, अगर इसका टाइम पीरियड पृथ्वी के बराबर ही रखना है तो निश्चित ही हमें 24 ही घंटे रखना पड़ेगा। ठीक है, 24 घंटे रखना पड़ेगा। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर उड़ते हैं। तो पृथ्वी से जो इनकी दूरी होती है, ये वाली दूरी होती है, पृथ्वी से जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, ये लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। 36,000 किलोमीटर ये वाली डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम तुल्यकाली उपग्रह। तुल्यकाली उपग्रह की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें कि वे उपग्रह, वैसे तो डेफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी लिखना चाहते हैं, वे उपग्रह जिनका आवर्तकाल पृथ्वी के समान होता है, जिनका आवर्तकाल पृथ्वी के समान होता है, यानी कि द सैटेलाइट विच हैव टाइम पीरियड एज दैट ऑफ अर्थ, जिनका टाइम पीरियड पृथ्वी के बराबर होता है। तो कृपया एक बार बताएं कि हम, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि तुल्यकाली उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती हैं, बताएंगे एक बार। भाई गौरव कुमार, आप यार पसीने वसीने आते हैं आपके हाथ पैरों में, तो प्लीज एक बार डॉक्टर से मिलेंगे। कोई डॉक्टर आपको बहुत अच्छा इलाज बताएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरी तरह की सैटेलाइट क्या है, हमें समझ में आया कि दूसरी तरह की सैटेलाइट वो हैं जो पृथ्वी को ऐसे कवर करेंगे। अच्छा, पहले एक चीज और देख लो कि इनका यूज क्या होता है। तो देखो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, आप नीचे ही कंटिन्यू रखना। इनका सबसे बड़ा यूज है दूर संचार में। जितना भी आपका टेलीकम्युनिकेशन होता है, टेलीकम्युनिकेशन मतलब टेलीकम्युनिकेशन बोले तो आप जो भी फोन पे बात करते हैं, क्यों नहीं, जो भी तुम फोन पे बात करते हो ये सब इन्हीं से होती है। आपका जितना भी इंटरनेट चलता है, सब कुछ इन्हीं की मदद से रहता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो बहुत सारी सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं। देखो करंट अफेयर्स में आप पढ़ते हो कि आज इस GSLV का सफल परीक्षण किया गया है ना, आज GSLV से ये छोड़ा गया, ये रॉकेट छोड़ा गया। तो कहानी क्या होती है, जब भी हम कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं तो सैटेलाइट कैसे छोड़ोगे, मैंने पहले भी बताया था, रॉकेट में ऊपर लग के छोड़नी पड़ती है। रॉकेट तो एक वाहन है, और अब जैसे वाहन है, वाहन को भी किसी जगह से तो छोड़ा जाएगा। तो आपने देखा होगा रॉकेट को बहुत बड़े बड़े मशीनों में लाद के एक निश्चित जगह पे ले जाया जाता है, क्योंकि रॉकेट को छोड़ने के लिए हमें प्रॉपर जगह चाहिए होती है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम से कम हमें हानि पहुंचाए, कम से कम ताकत लगाए। तो ऐसी जगह कौन सी हैं, जैसे त्रिवेंद्रम में आप सुनते होंगे सतीश धवन केंद्र है, एक महाद्वीप है अब्दुल कलाम महाद्वीप, वहां पे है, तो वो अब्दुल कलाम जी के नाम पे है। तो जो जगह होती हैं उनका नाम होता है GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि वो जगह है जहां से उस व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा जो अपने अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लेके जा रहा है।
तो वो जो जगह है उसका नाम जीएसएलवी हो गया, रॉकेट लेके ही जा रहा है और उसमें जो अंदर है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। आई बात समझ में? अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो शायद आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स में, एक सैटेलाइट है इनसाट 2B, ये सैटेलाइट है, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, तो एग्जाम्पल है इसका इनसाट 2B, ये एक एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरे तरह की सैटेलाइट देखते हैं। दूसरे तरह की सैटेलाइट आपकी हैं जिनको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गई, एक होती है आपकी पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट यानी कि ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। आइए एक बार देखो पोलर सैटेलाइट क्या होती है, तो ये समझ में आ गया कि जो पृथ्वी के पोल्स के आसपास चक्कर लगाते हैं, जो पृथ्वी के पोल्स के आसपास चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास चक्कर लगाते हैं। तो चाहे आप डेफिनेशन लिख लें, वैसे तो मेरे नज़र में कोई आवश्यकता नहीं है, डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी और कुछ कुछ चीज़ें नाम से ही क्लियर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। तो वे उपग्रह जो पृथ्वी के ध्रुवों का चक्कर, पृथ्वी के ध्रुवों का चक्कर लगाते हैं। द सैटेलाइट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, द सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड पोल्स, जो पोल्स का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इनका चक्कर लगाने का समय कितना होता है, आवर्तकाल क्या होता है इनका टाइम पीरियड क्या रखा जाता है, तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाने में मात्र और मात्र 84 मिनट लेते हैं, 84 मिनट कुल लेते हैं। क्योंकि पता है पृथ्वी ऐसे चपटी है तो यहां से उसकी रेडियस ज्यादा है, यहां से उसकी रेडियस ज्यादा है और यहां से उसकी रेडियस कम है, तो यहां जल्दी चक्कर लग जाएगा, है ना। 84 मिनट का इसका समय लगता है। इसके क्या घूमने की कोई दिशा है? कोई दिशा नहीं है। देखो अगर तुमसे पूछे इसके घूमने की दिशा, तो मैं मानता हूं आप खुद आंसर कर देंगे। क्यों करवा देंगे भाई, खुद आंसर कर देंगे। आप इसलिए आंसर कर देंगे क्योंकि इसके आसपास घूमने की, क्योंकि भाई जो पृथ्वी के घूमने की दिशा होगी वही तो इसकी दिशा होगी। तो चूंकि हमें आवर्तकाल सेम रखना है, 24 घंटे ही रखना है, तो जो पृथ्वी के घूमने की दिशा है वही इसकी दिशा है। पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व है, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक, ये आवर्तकाल हो गया। इसके घूमने की दिशा कोई फिक्स नहीं होती है, तो एग्जाम में इससे सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका एग्जाम्पल बताओ, तो इसका तो बहुत एग्जाम्पल आप सुनते हैं, आए दिन आप सुनते हैं, ये PSLV, वो PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है, यानी एक ऐसा लॉन्च व्हीकल जो पोल्स के लिए सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, किसी देश के द्वारा सैटेलाइट छोड़ा जाता है, पूरे वर्ल्ड के लिए होता है या उसी देश के लिए, गोखलेज दोनों तरह की बातें होती हैं। हमने अभी चंद्रयान छोड़ा, अच्छा तुम कहना चाह रहे हो कि वो कम्युनिकेशन पूरे देश का करता है? नहीं, ये सबका अपना पर्सनल है। जैसे मानो इंडिया छोड़ रहा है तो इंडिया कोई जानकारी देगा, ऐसे तो यार सारा तमाम कलेश हो जाएगा भाई। अगर हमारी सैटेलाइट मान लो अमेरिका को जानकारी देने लग गई, तब तो हमारी सारी जानकारी अमेरिका को चली जाएगी। जो जिस देश के लिए होता है उसी देश के लिए, मतलब ढेरों, आकाश को भी नहीं छोड़ रखा है इंसान ने, स्पेस में भी मतलब हजारों सैटेलाइट घूम रही हैं, एक भयंकर जाल बुना पड़ा है। और कितनी ही सैटेलाइट मैं आपको बताऊं हर साल मतलब डैमेज होती हैं, क्योंकि इनकी एक नियत समय होता है कितने समय के लिए घूमेंगे। उनका कूड़ा कबाड़ा मलबा उन्हीं ग्रहों पे पड़ा रहता है, सब कुछ ऐसे ही। कभी कभी आपस में टकरा भी जाती हैं, बहुत रेयरली लेकिन। तो एक बार नोट करेंगे और बताएंगे मुझे कि हाँ ये हमें समझ में आ गया। मतलब आप ना कोशिश करो कि लिमिट्स बांधो अपनी, कि भैया मुझे बस इतना समझना है जितना इस स्लाइड पे है। पोलर सैटेलाइट क्या हैं? जो ध्रुवों के आसपास चक्कर लगाती हैं। अच्छा, इनका उपयोग क्या होता है? हाँ, उपयोग तो मौसम की जानकारी जो देती हैं वो यही देती हैं। इनका जो यूज़ है, सबसे अच्छा यूज़ है मौसम की जानकारी में, है ना।
इनका यूज जो है वो है मौसम आदि की जानकारी में। वेदर की इंफॉर्मेशन हो गई सारी की सारी। आपको पता है आपके पास मैसेज आ जाते हैं आजकल तो मौसम विभाग से कि आपके क्षेत्र में अगले 1 घंटे में ओलावृष्टि होने की संभावना है, ऐसे करके। अब देखो फिर से वही क्वेश्चनों का मतलब अंबार छूट गया आपके दिमाग में। लिमिटेड होते हैं या फिर ऑल टाइम, पता नहीं ये बात क्या पूछना चाह रहे हो मेरे से। सैटेलाइट को मौसम का कैसे पता लगता है? भाई मैंने अच्छे से बताया था। मान लो ये सैटेलाइट यहाँ है तो ये यहाँ भी नज़र रख रही है, यहाँ भी नज़र रख रही है ना, यहाँ भी नज़र रखेगी, यहाँ भी नज़र रखेगी। तो इसने देखा कि यहाँ जो है ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब इसको पता है कि ये ठंडी हवाएं अगले 7 दिनों में यहाँ तक चली जाएंगी, तो तुरंत यहाँ बता देगा 7 दिन पहले ही। ये तो सेकंड्स में सिग्नल भेज देता है ना। आप हेलो कहते हो, कितनी दूर कोई आदमी सही कितना फट से सिग्नल चला जाता है। 5 का 35 हो गया, कहाँ 35 हो गया भाई, कर लेना फिर आप 5 कर लो जहाँ 35 हो गया हो, पता नहीं क्या करें। चलो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सारा आभार, समझ आ गया आपकी तबीयत कैसी है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं एकदम ठीक हूँ। बाकी बहुत सारा आभार आपको, आपने चीज़ों को समझा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं यहाँ लिख देता हूँ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, LAUNCH लॉन्च। एक बात हम सब करिए कि हाँ ये हमें क्लियर है, उसके बाद ये मानो कि ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और हम अगले चैप्टर पे चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो देखो सैटेलाइट में हमें यहाँ कोई वैज्ञानिक नहीं बनना है, बस इतना ही बहुत है जितना पेपर में पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ इससे पेपर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैं आपके सभी सवालों की कद्र करता हूँ, लेकिन माफ़ी चाहूँगा आप पूछेंगे कि ये कैसे होता है, वो क्यों होता है, वो समझने में आपका ना उतना स्तर है और हमारा बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गई आपकी सैटेलाइट की कहानी खत्म। अब हम अगले चैप्टर पे मूव ऑन कर सकते हैं और उस चैप्टर का नाम है प्रेशर यानी कि दाब। प्रेशर यानी कि दाब। तो देखो इस चैप्टर में न केवल हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि इस चैप्टर में हम द्रवों के और भी गुणों को पढ़ेंगे, लिक्विड्स की और भी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, लेकिन प्रेशर के बारे में ज़्यादा बात होंगी। तो आज कम से कम प्रेशर की एक भूमिका बना लेते हैं। अब देखिए प्रेशर क्या होता है, उसको समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये कितने प्रकार का होता है, क्योंकि जब तुम प्रकार समझ लोगे तभी तुम अच्छे से समझ पाओगे कि प्रेशर होता क्या है। तो हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम प्रेशर को एक तरह का समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेशर 3 तरह का होता है। पहले तरीके समझ लो, फिर समझ आ जाएगा कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर के अगर मैं शुरुआती तरीके आपको बताऊं तो ये 3 तरीके का होता है। और ये होता है, पहला होता है जो ठोस प्रेशर लगाते हैं। पहला प्रेशर है सबसे पहला ठोसों के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम ठोसों का दाब, यानी कि प्रेशर ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स जो प्रेशर लगाते हैं उसका नाम हम देते हैं यांत्रिक दाब। यांत्रिक दाब यानी कि मैकेनिकल प्रेशर। अभी आपको ये समझने पे बिल्कुल जोर नहीं देना कि मैकेनिकल प्रेशर क्या होता है। आप ये समझो बस कि ठोस जो दाब लगाएंगे उसे हम मैकेनिकल प्रेशर कहेंगे। ठोस में कौन कौन है? ठोस में आपके आते हैं भाई, आप ही किसी चीज को दबाने लगो, ऊंट रेगिस्तान को दबाने लगे, रेल पटरियों को दबाने लगे, जो ट्रेन होती है वो पटरियों को दबाने लगे, रेल नहीं सॉरी, रेल तो पटरियां ही होती हैं, ट्रेन पटरियों को दबाने लगे, चाकू सेब को दबाने लगे, कील दीवार को दबाने लगे। ये सारे प्रेशर मैकेनिकल प्रेशर हैं, यांत्रिक दाब हैं। लेकिन एक दूसरा दाब भी यहां हम पढ़ते हैं और वो दाब आपका होता है, दूसरा दाब जो है वो है द्रव का दाब। द्रव का दाब यानी कि लिक्विड प्रेशर, उसको बोलते हैं हम लिक्विड प्रेशर। इसको लिक्विड प्रेशर ही कहते हैं।
अब लिक्विड प्रेशर क्या है? द्रव का दाब क्या है कि जैसे आप पानी में जाओ नहाने, तो पानी आपके ऊपर, जैसे मान लो आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो, ये स्विमिंग पूल का ऊपर का हिस्सा है, आप यहाँ तैर रहे हो, तो इतना सारा पानी आपके ऊपर है, तो ये भी आपको दबा रहा होगा। आसान है, द्रव का दाब हो गया। तीसरा एक दाब होता है जो कि है गैसों का दाब। गैसों का दाब यानी कि गैस प्रेशर। गैस प्रेशर तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का प्रेशर होता है। सॉलिड प्रेशर का एक अलग नाम है, लिक्विड और गैस के प्रेशर का कोई नाम नहीं है। ठीक है भैया, जीएसएलवी की फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलो अब बात करनी है हमें, शुरुआत करेंगे हम यांत्रिक दाब से। और देखो एक बात मैं आपसे कहूंगा कि शायद आपने कभी ऐसे दाब को अलग अलग करके ना पढ़ा हो, लेकिन क्वेश्चन भी आपने बहुत गलत किए हैं इस चक्कर में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो पहले मिक्स करके पढ़ रखा होगा उसको भूल जाना बिल्कुल, और नए सिरे से पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी बातों को इसमें मत मिलाना, इसकी बातों को इसमें या इसमें मत मिलाना, हर एक की बातों को आपको अलग अलग रखना है। तो नोट करिए इसको, फिर मैं आगे लेके चलता हूं यांत्रिक दाब यानी कि मैकेनिकल प्रेशर पे। भाई जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं ना, तो एक सुबह मेरी क्लास चलती है 7 बजे, और उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं रेलवे की जो बाकी परीक्षाएं हैं, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो उनके लिए चलाया गया था वो, बट आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन परीक्षाओं के लिए आप सुबह 7 बजे एक प्रैक्टिस सेट को, आप अपनी इस परीक्षा के लिए सुबह 7 बजे के प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। चलो सूरज बहुत बढ़िया, एक सूरज वर्मा है वगैरह इतना अच्छा पढ़ाते हैं, दिल दिमाग फेफड़ा हर जगह समझ में आता है। एक कह रहे हैं कि दाब का मात्रक बताओ, वो भी सूरज है। मेरे भैया मेरे लाडले सूरज, दाब के पहले वही दिक्कत है आपकी, पहले समझ तो लो दाब को। मैं मात्रक ऐसा है कि नहीं बताऊंगा, बताऊंगा भाई बताऊंगा, लेकिन पहले धीरे धीरे करके, है ना, हर चीज का एक तरीका होता है। ठीक है चलो, अब देखिए, हाँ यही तो बात है, पास्कल बहुत सारे मात्रक हैं द्रव के दाब के, वो पढ़ेंगे, उन्हीं जो आपने मिक्स करके पढ़ रखा है उसी से बचेंगे हम, और उसमें गलती कैसे होती है उसको भी समझेंगे, उन गलतियों से बचेंगे। चलो तो शुरू करते हैं यांत्रिक दाब से, मैकेनिकल प्रेशर से, है ना। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी यांत्रिक दाब। यांत्रिक दाब यानी कि मैकेनिकल प्रेशर। मैकेनिकल प्रेशर, ये अब देखो मैकेनिकल प्रेशर क्या है, ये तो समझ में आ गया हमें कि ठोसों के द्वारा लगाया गया दाब यांत्रिक दाब होता है। लेकिन पता है हमें कभी इस बात में फर्क नहीं पता लग पाता कि बल और दाब में क्या फर्क है, कि प्रेशर में और फोर्स में क्या डिफरेंस है, इस बात में हम कभी भी अंतर नहीं कर पाते हैं। तो पहले एक डिफरेंस समझो कि बल में और दाब में क्या अंतर है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, आप ध्यान से समझना। देखो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, क्या मैं आपसे कहता हूं कि आपको लगाना है 10 न्यूटन का बल। 10 न्यूटन का बल दो तरीके से लगाना है। पहला तरीका तो यह है कि आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करो, आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके 10 ही न्यूटन का बल लगाना, तो और आपको इस बोर्ड को दबाना है। 10 न्यूटन का इस्तेमाल करके 10 न्यूटन के बल से दोनों हाथों की मदद से इस बोर्ड को दबाना है। तो मुझे बताओ कि आपके हाथ कितना क्षेत्रफल घेरेंगे। आप कहोगे मेरे हाथ इतना क्षेत्रफल घेरेगा। एक हाथ ये हो गया, और दूसरा हाथ जो कि ऐसे होगा, इतना क्षेत्रफल कम से कम ये घेरेगा। दूसरा ऑप्शन मैंने तुमसे कहा कि तुम एक अंगूठे की मदद से 10 न्यूटन बल लगाओ, तो तुम्हारा अंगूठा केवल कितना क्षेत्रफल घेरेगा, इतना। ठीक है, यहां भी 10 ही न्यूटन का बल लगाना है,
और यहां भी 10 ही न्यूटन का। ऐसा नहीं है कि यहां हर एक उंगली 10-10 न्यूटन का लगा रही है ना, यहां 10 की 10 उंगलियां 10 न्यूटन का लगा रही हैं। तो क्या मतलब है कि हर एक उंगली कितने न्यूटन का लगा रही है? हर एक उंगली मात्र और मात्र 1 न्यूटन का बल लगा रही है। हर एक उंगली मात्र 1 न्यूटन का बल लगा रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि बोर्ड में, बड़े ध्यान से सुनना, बोर्ड में धंस जाने की जो टेंडेंसी है, धंस जाने की जो कोशिश है, वो किसकी तरफ से ज्यादा रहेगी? बोर्ड में अंदर धंस जाने की, बोर्ड में अंदर पेनेट्रेट कर जाने की कोशिश किसकी ज्यादा रहेगी? नंबर 1 या नंबर 2? इनको नंबर दे लो। ये नंबर 1 केस है और ये नंबर 2। बताओ जरा, सोच के बोलना थोड़ा सा। बोर्ड में धंस जाने की कोशिश सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? नंबर 1 या नंबर 2? बताइए, जल्दी से बताएंगे। कोडिंग नेम निकालो गुरुजी। कोई नंबर दे रखा है राहुल। अबे राहुल, फिर बोलोगे समझ नहीं आया। मेरे यार, तुम यहां रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग में आप फिजिक्स पूछते हो। अरे यार, अभी तो बहुत समय लगेगा तुम्हें केवल ये सीखने में कि पढ़ने का तरीका क्या है। पढ़ना ही, अभी तो तुम सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अभी तो तुम्हें यही सीखना है कि पढ़ने का तरीका क्या है। तो आप कह रहे हो जी कि चूंकि यहां पर देखो ज्यादा बल लग रहा है, यहां पर सारा का सारा बल एक चीज पे लग रहा है, और यहां पे बल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो एक उंगली यहां पे बहुत कम ताकत लगा पाएगी, जबकि यहां पे अंगूठा सारा ताकत अंदर ही लगा देगा। तो ये जो गढ़ने की कोशिश है ना, ये जो पेनेट्रेट होने की टेंडेंसी है, इसी को तुम दाब कहते हो, बस इसी को प्रेशर कहते हो। अब एक बात बताओ कि इसको बल तो नहीं कहोगे, क्योंकि ये जो कोशिश है गढ़ने की, वो ये यहां कम है और यहां ज्यादा है, जबकि बल दोनों जगह बराबर है। तो इसको बल नहीं कह सकते हो, इसको फोर्स नहीं कह सकते हो। यानी कि फोर्स के सेम होने पे भी ये गढ़ने की टेंडेंसी जो है, यानी जो प्रेशर है, दाब है, ये आपका अलग अलग हो सकता है। तो दाब कब बनता है? दाब बनता है, प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनेगी, मतलब प्रेशर का जन्म कब होता है? प्रेशर का जन्म होता है जब आप अपने द्वारा लगाए गए बल को, जब आप अपने द्वारा लगाए गए फोर्स को क्षेत्रफल यानी कि एरिया के साथ चेक करते हैं। जब आप अपने द्वारा लगाए गए बल को क्षेत्रफल के साथ, एरिया के साथ चेक करते हैं कि कितने क्षेत्रफल पे, कितने एरिया पे लग रहा है, तो जो राशि निकल के आती है, दाब होती है, प्रेशर होती है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? डेफिनेशन हम लिखते हैं कि बल, हालांकि ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, ये चीज पूछी जाएगी। डेफिनेशन आप ऐसे लिख दो कि बल व क्षेत्रफल के अनुपात को, देखो भाई, डेफिनेशन तो क्या है कि तुमने जो बात यहां लिखी है उसी को कह रहे हो, लेकिन अगर मैं मान लो तुम्हें बस ये पढ़ाता, ये सिखाता कि बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, तो क्या आपको कभी समझ में आ पाता? नहीं। तो दरअसल ये समझने की चीज नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार चीज है, ना ये पेपर में पूछी जाती है, ये तो बस इसी को तोड़ के तुमने लिख दिया। बल व क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। बल व क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं, यानी कि प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। फोर्स टू एरिया के रेशियो को हम प्रेशर कह देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो एक फील होनी चाहिए आपको प्रेशर की, अच्छा ये प्रेशर होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए कि ये कुछ एरिया है, ये कुछ क्षेत्रफल है। मान लो मैं कहता हूं कि पूरा का पूरा एरिया जो है ये 20 मीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, और ये एरिया कितना होगा? जब ये 20 है तो कम से कम ये कुल ही 2 होगा, ये तो बहुत छोटा है। तो आप यहां पे प्रेशर कैलकुलेट करिए, यहां पे दाब क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि 10 बटे 20। तो 10 से 2 बार, ये आंसर 2 नहीं होगा, ये होगा 1 बटे 2। और ये प्रेशर कितना हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि 10 बटे 2, ये हो जाएगा 5। तो देखो कि जहां पर एरिया ज्यादा है वहां पर प्रेशर कुल इतना सा है, यानी कि आधा है, 0.5, और जहां पर एरिया कम है वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। यानी कि हम ये कहें कि जो प्रेशर है वो एरिया के साथ उल्टा संबंध रखता है ना।
इसीलिए हम कहते हैं कि जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां दाब कम होगा, और जहां क्षेत्रफल कम होगा वहां दाब ज्यादा होगा। तो ये बात याद रखेंगे आप। ये बात तो आपको यहां से भी समझ में आनी चाहिए कि देखो, जो चीजें इसके साथ यहां लिखी होती है, मतलब जो चीज नीचे लिखी होती है ना फॉर्मूले में, वो इसके साथ उल्टा संबंध रखेगी। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इसे याद रखो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और सभी बच्चों को ये बढ़िया समझ में आया है। चलो, तो इससे जुड़ी हुई और कुछ बातें देख लेते हैं। अच्छा, देखो मैकेनिकल प्रेशर क्या रहेगा कि अगर आप इसे ठोस के द्वारा लगाएंगे, ठीक है, तो एक बार इससे और थोड़ी जुड़ी हुई बातें देख लेते हैं। आगे की लाइन में आप लिखना, मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, P फॉर प्रेशर, F फॉर फोर्स, A फॉर एरिया, दाब, बल और क्षेत्रफल। आपसे फिर वही सारी बातें पूछेगा। हम एक राशि पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उसका मात्रक तो हमसे पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शॉर्ट में आप इसको भले ही ऐसे लिख दें, N फॉर न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को देखो, मुझे पता है कि तुम समझते हो बल का, दाब का मात्रक पास्कल है, लेकिन भाई बेसिक मात्रक जरूर पढ़ा करो। इसी को हम पास्कल कहते हैं। ठीक है, तो पास्कल के साथ साथ आपको यह भी जरूरी है तो आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। ठीक है, पास्कल सही है, समझ में आ गया, लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए कि इसको पास्कल कहते हैं। अच्छा, सही है, बहुत बढ़िया। डेफिनेटली आप बारी है विमा की, डायमेंशन की। तो विमा आप देखिए, डायमेंशन आप देखिए। तो डायमेंशन कैसे निकालोगे भैया, जिनको निकालनी समझ में आ जाए वो समझ लो, जिनको नहीं समझ में आए वो डायरेक्टली याद रखना। मैं मानता हूं निकालनी उसको समझ में आएगी जिसने पीछे की चीजों को ध्यान से पढ़ा होगा। तो देखो निकालने का तरीका, पहले न्यूटन की डायमेंशन बताओ क्या होती है। बल में हमने डायमेंशन निकाली थी, बल की डायमेंशन होती है ml/-2। शायद वहां रह भी गई हो तो याद रख लो, ये बल की डायमेंशन है। मीटर के लिए क्या लिखोगे आप, मीटर के लिए लिखते हैं L, और 2 है तो इसकी पावर क्या लिख दो, 2। बल की डायमेंशन कहां से आई वो यहां से देख लो। देखो आप पढ़ते हो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास के लिए क्या लिखते हो m, और एक्सेलरेशन के लिए LT की पावर -2, ये फोर्स की आती है। तो m, अब देखो L की एक पावर यहां है, 2 यहां से जाएंगी माइनस की, एक पावर तो ये, 2 ये चली जाएंगी माइनस की, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब एक प्लस की, 2 माइनस की, तो एक माइनस की बची, तो ml-1 t-2। देखो जिसको ये प्रोसेस समझ में आ गई बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आई वो इसको डायरेक्ट रट लो। जिनको नहीं समझ में आई है उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं, एक तो उन्होंने अच्छे से डायमेंशंस को याद नहीं किया हुआ। दूसरी समस्या उनके अंदर है कि उनको ये जोड़ घटाने ठीक से नहीं आते होंगे, उनको ये रूल नहीं पता होंगे कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा या माइनस। हालांकि मैंने सारी चीजें पीछे बताई हुई हैं। तो समाधान क्या है, पीछे की चीजों को एक बार ढंग से आप रिवाइज करें। ठीक है, ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। क्योंकि भाई देखो, जो चीज पीछे बता दी ना उसके बारे में हम बार बार चर्चा करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। इसलिए कोशिश है कि जो एक बार बात कहीं पीछे कवर हो जाए, मैं इसीलिए कहता हूं रिक्वेस्ट से हाथ जोड़ जोड़ के कि रिवीजन करते रहा करो, है ना। अच्छा, कैसी राशि है, तो प्लस माइनस के हिसाब से देखें। फिर से वही बात आएगी कि प्लस माइनस का फंडा मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब जिनको नहीं समझ में आया ये बात तो वो डायरेक्ट याद कर लेना। देखो बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, पीछे हमने देखा, तो इसको क्या लिखेंगे आप, माइनस। क्षेत्रफल यानी एरिया भी एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको भी माइनस। माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब क्या आता है, अदिश राशि। तो प्रेशर एक कैसी क्वांटिटी हो गई, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, अदिश राशि हो गई। ठीक है भाई, बिल्कुल 11th में नहीं है सौरभ, अभी तो 9th क्लास चला हुआ है। तो ये होता है आपका मैकेनिकल प्रेशर यानी कि यांत्रिक दाब।
इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, यांत्रिक दाब के उदाहरण। पहले आप इसको नोट करिए और फिर हम इसके उदाहरणों पे चलते हैं फटाफट से। प्लीज एक बार सभी नोट करेंगे। भाई अब देखो, आसान आसान क्या समझना है इसमें से, रिवीजन करें। हम कहेंगे कि बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। बाकी तो सारी चीजें मैं तो कह रहा हूं कि पीछे की क्लास आपने सही से लिए हैं तो शायद बताने की आवश्यकता भी ना पड़े, आप खुद ही खुद करते हुए चले जाएंगे। इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन, कैसी क्वांटिटी है, सब कुछ करते हुए खुद ही चले जाएंगे। आज मेरा फर्स्ट डे है, प्रीति राजभर गुड़िया, फर्स्ट डे है तो बीच में से मत पढ़ो, आप शुरू से पढ़ो। ये यही दिक्कत होती है, शुरू से मत पढ़िए भाई। बिल्कुल बराबर टाइम दो मंटू, दोनों को मैनेज करने की कोशिश करो। हम विमा निकालना जानते हैं, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। कल 7 बजे कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, संडे ऑफ रहता है, मंडे से सुबह चलेगा 7 बजे होता ही है प्रैक्टिस सेट। ठीक है जी, चलो नोट हो गया। अब सुनो, इसके उदाहरण तुमसे पूछे जाएंगे, इसके एग्जाम्पल। तो चूंकि यांत्रिक दाब किसका दाब है, मैकेनिकल प्रेशर किसका प्रेशर है, मैकेनिकल प्रेशर है आपका, यांत्रिक दाब है आपका ठोसों का दाब। तो ठोसों में कौन कौन सा दाब लगाते हैं, जैसे कि एक सवाल आता है कि बताइए पटरियों के नीचे रेल की, पटरियों के नीचे, रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर, लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं। सवाल आएगा, क्यों बिछाए जाते हैं। देखिए क्यों बिछाए जाते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे वाई, वाई, वाई सीमेंटेड और वुडन स्लीपर, वाई सीमेंटेड और वुडन स्लीपर्स आर लेड डाउन अंडर रेल्स। रेल्स के नीचे क्यों बिछाए जाते हैं। देखो आप देखो, जैसे ये है एक रेलवे लाइन, ये है पटरियां, ये रेल की पटरियां हैं। हम आपने देखे होंगे इनके नीचे लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर बिछे रहेंगे। अगर वो ना बिछे हों तो क्या समस्या है, सुनो। अगर वो ना बिछे हों, ये सीधे जमीन पे ऐसे ही बना दिए जाएं, तो जो रेल आएगी, ट्रेन आएगी, उसमें बैठे हुए यात्री या फिर मान लो मालगाड़ी है तो उसमें भरा हुआ सारा सामान, उसका जो बल है, फोर्स है, भार है, वेट है, वो सब इतने एरिया पे पड़ेगा। एरिया बहुत कम है तो ये धंस जाएंगे अंदर। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम ये करते हैं कि हम इन पर स्लीपर बिछा देते हैं। स्लीपर का मतलब लकड़ी या सीमेंट के तख्ते टाइप बिछा देते हैं। ऐसे करके क्या होता है, वो क्या करते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना। तो जो पूरी वजन, ट्रेन का वजन था, अब वो इतने हिस्से पे ना पड़ के इस पूरे हिस्से पे पड़ेगा, इस पूरे हिस्से पे। तो डेफिनेट सी बात है कि एरिया ज्यादा हुआ, प्रेशर कम हो गया। अगर दाब बढ़ा तो बल क्या हो गया, कम हो गया। अगर दाब बढ़ा तो बल कम हो गया। तो आप कहेंगे कि ऐसा इसलिए किया जाता है, स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने से, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है। क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है, यानी कि प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग एरिया। ठीक है, प्रेशर डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग एरिया। एरिया को बढ़ाने से प्रेशर आपका कम हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो चाकू होते हैं, चाकू, चाकू चाकू की धार, चाकू की धार पतली होना। धार क्या होती है, जो चाकू की एजेस होती हैं, यानी एजेस ऑफ नाइफ आर शार्प। क्यों होती हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि चाकू कम से कम फोर्स पे सेब को काट दे या किसी फल को काट दे, यानी ज्यादा दाब लगे तो एरिया कम करना पड़ेगा। डेफिनेटली हमें प्रेशर बढ़ाने के लिए एरिया कम करना पड़ेगा। ठीक है, लोहे के बिछे होते हैं। अबे तुम यार कौन सी दुनिया में रहते हो, जाके देखना एक बार, अगर ना लोहे के बिछाएंगे इतना खर्चा आ जाएगा, डूब जाएगी रेलवे, वैसे ही डूबी पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा आगे देखें। बहुत बढ़िया भाई अभिषेक मेरे शेर,
आपकी क्लास देखते हुए मैं घड़ी अब नहीं देखता, अब फिजिक्स काटती नहीं है, मैं यूपी पुलिस में हूँ। भाई वाह, तो तुमने दिल खुश कर दिया मेरे भाई, बहुत अच्छा। और आपको तो सल्यूट है कि आप अपने व्यस्त समय में से भी नौकरी के साथ अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो फिर मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल डायमंड है, वो बिल्कुल हीरा बच्चा है, बहुत बढ़िया। यहाँ लोगों का खाली पीली मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मन नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुम सच में नौकरी के साथ पढ़ रहे हो तो भाई सल्यूट है तुम्हारे जज्बे को। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हैं, ये दोनों हो गए। तीसरा जो कील होती हैं, कील का नुकीला बनाया जाना, भाई इंग्लिश वाले भी मैनेज कर लेंगे इसमें, तो कील का नुकीला बनाया जाना। ठीक है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एंड पॉइंट ऑफ ए नेल इज शार्प, यानी कि एक एंड पॉइंट जो होता है वो शार्प रहता है, पतला रहता है। क्यों? क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो अगला पूछा जाएगा, सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाना, सूटकेस के चौड़े हत्थे। तो आप बताओ, जब आप सूटकेस पकड़ के ले जा रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि सूटकेस आपके हाथों पे गड़ जाए बुरी तरह? नहीं, आप चाहोगे वो कम से कम फोर्स लगाए ताकि मेरे हाथ को ज्यादा समस्या ना हो। तो फोर्स कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया को ज्यादा करना पड़ेगा, तो उसके हैंडल चौड़े बनाए जाते हैं। तो जहां फोर्स ज्यादा चाहिए वहां आप एरिया कम करो, जहां फोर्स कम चाहिए वहां आप एरिया ज्यादा कर दो। सूटकेस के चौड़े हत्थे यानी कि ब्रॉड, आप कहोगे ब्रॉड हैंडल्स ऑफ आ सूटकेस। ठीक है भाई, तो ये सारे उदाहरण हो गए। थोड़ी क्लास आपकी 2 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, अभी मैं तो मेरी दूसरी भी क्लास है, उसमें बच्चे आपकी तरह कहेंगे लेट क्यों आए हो, लेकिन टॉपिक कंप्लीट करना जरूरी था। तो चलिए फिर मिलते हैं परसों यानी कि मंडे की क्लास में। कल के दिन रिवीजन करना। नमस्कार, धन्यवाद।